दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है हरियाणा के हिसार से। 23 अगस्त 2001 की। एक विधायक थे, पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया। रात का करीब 12 बजे का टाइम था। एक लड़की खिड़की से बाहर एक लड़के को इशारा करती है अंदर आने के लिए। लड़का इशारा देखता है और वो दीवार कूदकर घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद लड़की उसको छत पर लेकर जाती है। वहाँ पर रेलू राम पूनिया, पूर्व विधायक, निर्दलीय पूर्व विधायक थे। खाट पर, चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे थे। वो लड़का और लड़की चेक करते हैं, उनके आगे हाथ हिलाते हैं कि वो सो रहे हैं, कच्ची नींद में है या पक्की नींद में है। उनको ये कंफर्म हो जाता है कि वो पूरी तरह से सो रहे हैं और वो पक्की नींद में है। उसके बाद वे दोनों नीचे स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर एक लोहे की रॉड होती है, करीब 50 किलो वजन की। वो रॉड लेकर ऊपर आते हैं और उस रॉड को पूरी ताकत से ऊपर उठाकर रेलू राम पूनिया के सर पर जोर से मार देते हैं। वार इतना जोरदार और सटीक था कि एक बार में ही विधायक का सर फट जाता है और उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकलती है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो अंदर कमरे में जाते हैं जहाँ पर उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची जो डायपर में लेटी हुई थी, उसके सर पर भी वो उसी तरह से वो 50 किलो की रॉड से वार करते हैं। उनकी पत्नी ख़त्म हो जाती है और फिर वो छोटी बच्ची होती है। तो वो आदमी कहता है उस औरत से कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो औरत कहती है कि नहीं, अगर इसको छोड़ दिया तो ये बड़ी होकर बदला लेगी और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। इसके अंदर हरियाणा का खून है, इसको छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। और वो उसी रोड से उस बहुत छोटी बच्ची के सर पर वार करते हैं और उसको भी मार देते हैं। उसके बाद वो फिर नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पर और वहाँ पर एक वीसीआर में एक क्राइम थ्रिलर फिल्म देखते हैं, क्राइम स्टोरी देखते हैं। कुछ किताबें होती हैं क्राइम से रिलेटेड, वो किताबें पढ़ते हैं। और फिर वो दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर पुनिया का 27 साल का बेटा और उसकी बहू और उसके बच्चे थे। उस आदमी के पास एक रिवॉल्वर था। वो उसके कमरे में जाता है तो वो सब जाग रहे थे और वो रिवॉल्वर उस लड़के को दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा होशियारी करी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। और गन पॉइंट पर उसको बोलता है कि तुम अपनी बीवी के हाथ पैर बांध दो, और उसको बताता है कि हमने तुम्हारे बाप को मार दिया है और तुम्हारी माँ को भी मार दिया है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और उनसे डरता है, अपनी बीवी के हाथ पैर बांध देता है। अब जब वो हाथ पैर बांध रहा होता है तो उस आदमी ने वही लोहे की रॉड लेकर उसके सर पर पीछे से मारता है, जिससे 27 साल का उनका लड़का, जिसका नाम होता है सुनील, वो भी वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो उसकी पत्नी को मारते हैं, फिर उसके बच्चों को मारते हैं। कुल मिलाकर 8 मर्डर वो रात के 12 बजे एक पूर्व विधायक के घर में उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं और घर में खून ही खून बहने लगता है। खून इतना बहता है कि जो जिस पाइप से बारिश का पानी नीचे आता है, उस पाइप से खून नीचे आ रहा था। और वो दोनों पूरी रात वहीं पर बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर वो टाटा सुमो निकालती है और वो लड़का पीछे सीट पर लेट जाता है, जो नीचे चौकीदार और जो नौकर होता है, जो उनको वो दिखाई ना दे। और वो बाहर हिसार बस अड्डे पहुँचते हैं और वो लड़की उसको वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाती है। अब नौकर को लगता है कि मैडम बाहर गई थी और वापस आ गई है। उसके बाद वो ऊपर जाती है। सुबह होती है, दूध वाला दूध देने के लिए आता है। वो आवाज़ लगाता है, कोई ऊपर से आता नहीं है। तो नौकर कहता है कि तुम दूध को यहीं रख दो, मैं ऊपर रख दूंगा इसको। दूध वाला दूध दे के चला जाता है। फिर बच्चों को लेने के लिए स्कूल की वैन आती है। स्कूल की वैन हॉर्न बजाती रहती है, कोई आता नहीं है। अब नौकर उसको भी बोलता है
कि तुम जाओ, बच्चों को मैं मोटरसाइकिल से लेकर आ जाऊंगा। नौकर का नाम होता है अमर सिंह। अब अमर सिंह ये देखने के लिए ऊपर जाता है कि चलो बच्चों को देखता हूँ कितनी देर और लगेगी, क्योंकि स्कूल का टाइम निकला जा रहा है। अब वो जैसी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है तो वहां पर देखता है जो विधायक की लड़की थी, जिसका नाम था सोनिया, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो फर्श पर तड़प रही है। वो उसको देखकर चौंक जाता है, कहता है क्या हुआ। वो कहती है तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। और अब जो चौकीदार होता है अमर सिंह अंदर जाता है, और अंदर जाकर उसकी हवा खराब हो जाती है। वो देखता है कि जो विधायक साहब हैं, रेलू राम पूनिया जी, वो मर चुके हैं। फिर वो मालकिन के पास की भागता है तो वहाँ देखता है कि मालकिन भी ख़त्म है। तो लड़के सुनील के पास जाता है, जहाँ बहू शकुंतला, लोकेश, शिवानी, प्रीति, जो उनके बच्चे थे, सब थे वहाँ। वो वहाँ पर जाता है तो वो भी सब खून से लथपथ मरे पड़े हैं। अब चौकीदार अमर सिंह की हालत ख़राब, क्योंकि घर के अंदर एक अलग ही मंजर, भयानक मंजर था। वो आनंद फानन में नीचे आता है, और जो रेलू राम पूनिया के भाई उनके पड़ोस में रहते थे, भागा भागा उनके घर जाता है। उनके भाई का नाम था राम सिंह, और वो उनके सामने मालिक मालिक कहकर चिल्लाता है। वो कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, और वो बता नहीं पाता, उसकी हालत ख़राब होती है। तो वो करीब उसको डांटते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे तू इतना परेशान है। तो कहता है मालिक मर्डर हो गया। तो कहते हैं किसका मर्डर हो गया। तो कहते हैं कि बड़े मालिक का मर्डर हो गया है, विधायक साहब का मर्डर हो गया है, उनकी पत्नी का हो गया। और ये सुनते ही जो उनके भाई थे राम सिंह और जो उनका बेटा था, वो कोठी की तरफ भागते हैं। और भागते भागते जब कोठी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि पाइप से, ऊपर से जो पाइप है उसमें से ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड नाली में जा रहा है, 8 लोगों का ब्लड। वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो सोनिया है वो उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। पुलिस को फ़ोन करा जाता है, पुलिस आती है वहाँ पर, और वहाँ पर जो एसपी मान सिंह जी थे, वो आकर उसकी तस्दीक करते हैं। देखते हैं कि चारों तरफ लाशें, बहुत बुरा और भयानक मंजर है। टीमें बुलाई जाती हैं। अब ये खबर धीरे धीरे गांव में फैलती है, क्योंकि वो पूर्व विधायक थे और उनके जो कार्यकर्ता थे, 2-4 गांव से बहुत भीड़ पूरी कोठी को घेर लेते हैं। पूरा गांव घिर जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इतनी भीड़ होती है कि पुलिस की हालत ख़राब हो जाती है कि इनको कैसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाएंगे, कैसे क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम आएगी, और कैसे इनका क्रियाक्रम होगा। अब अगर 8 लाश बाहर जाएंगी तो और भी माहौल गर्म होगा। तो वहाँ पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे और सब ये सोचते हैं कि अब जो वो फैसला करते हैं कि इनका पोस्टमार्टम यहीं कोठी में ही किया जाए, क्योंकि बाहर ले जाना ठीक नहीं है। शहर में ले जाएंगे और माहौल गर्म होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दंगा हो जाए, कोई ये अफवाह ना उड़ा दे कि कोई, कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाए, कि किसी ने मार दिया, कोई धार्मिक उत्पात ना पैदा हो जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो फैसला करते हैं कि वो डॉक्टर को यहीं बुलाया जाए। डॉक्टर को वहीं बुलाया जाता है और उनका बारी बारी से सबका पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद में फिर वो ये सोचा जाता है उनका क्रियाक्रम का कैसे करें, क्योंकि पुलिस की इतनी दबाव, इतनी हालत ख़राब होती है कि सारे थानों की, जो आसपास के थाने थे, सबकी पुलिस बुलाई जाती है। उसके बाद भी भीड़ इतनी होती है कि पता नहीं कब बवाल हो जाए। अच्छा, सोनिया को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जनता हॉस्पिटल में। हिसार में जनता हॉस्पिटल है, वहाँ पर सोनिया को भर्ती करा दिया जाता है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चालू है, और इधर क्रियाक्रम की तैयारी होती हैं। तो प्रशासन यही फैसला करता है कि क्रियाक्रम भी उनका कोठी के पास जो एक खाली खेत पड़ा हुआ होता है, कि वहीं पर। तो 8 का क्रियाक्रम पुलिस वहीं से, जो संसाधन थे, लकड़ी वगैरह, पंडित वगैरह को बुलाते हैं, और उनका पूरा क्रियाक्रम पूरे विधि विधान के साथ में कोठी के बराबर में ही कर दिया जाता है। अब अगला काम होता है पुलिस का, क्राइम सीन को पूरे को चेक करना। और अब एसपी मान सिंह सोनिया के पास पहुंचते हैं जनता हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर उनको बताती हैं कि अब उसकी हालत ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हो। अब वो सोनिया के पास जाते हैं, सोनिया से पूछताछ होती है। तो जो क्राइम सीन पर जो चीज़ें मिली पुलिस को, एक वहाँ पर जहर की बोतल मिली जो शायद सोनिया ने पी होगी, और कुछ क्राइम किताबें मिली, एक जो वीसीआर की जो कैसेट थी, जो फिल्म की थी, वो मिली, और कुछ पटाखे थे, और एक सुसाइड लेटर मिला।
उस सुसाइड लेटर में लिखा गया था, किसी संजीव के नाम वो था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपका साथ नहीं दे पाई और मेरे माता-पिता मुझसे प्यार नहीं करते थे और मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने इन सबको ख़त्म कर दिया और अब ज़हर खाकर मैं भी मर रही हूँ। तुम हमारे बेटे गोलू का ध्यान रखना और मुझे माफ़ करना और अगले जन्म में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस तरीके का वो सुसाइड लेटर था और ज़हर मिला और किताब मिली और 50 किलो की जो रॉड थी वो मिली। अब ये सारी चीज़ें बरामद पुलिस करती है, अपने कब्जे में लेती है। एसपी मान सिंह जी जनता हॉस्पिटल सोने के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो लेटर किसका है। वो कहती नहीं, लेटर का मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं पता कैसे हुआ। अब सिचुएशन ऐसी थी कि ज़्यादा उस पर दबाव भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो खुद हॉस्पिटल में थी, उसने जहर खाया हुआ था। तो पुलिस इंतज़ार करती है, उसके बाद फिर थोड़ा सख्ती करती है क्योंकि जो पुलिस के क्रॉस क्वेश्चन होते हैं उनका वो जवाब नहीं दे पाती। फिर वो इस चीज़ को कबूल करती है कि जी मैंने ही उनको मारा है और ये लेटर मैंने ही लिखा था। तो पुलिस ने कहा तुमने कैसे मारा, कैसे प्लान किया? तो पुलिस उसने कहा कि मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी और हमसे प्यार नहीं करते थे और काफ़ी नफ़रत हमसे करते थे। तो पुलिस ने कहा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि वो एक पास में ही जगह थी, वहाँ पर एक कराटे का स्कूल था कोई, तो वहाँ पर वो कराटे सीखने जाया करती थी। तो वहाँ पर जो कोच था वो संजीव था। तो यमुनानगर में वो जाती थी, संजीव वहाँ पर कोच था, उसका संजीव से प्यार हो जाता है और वो अपने पिताजी को जाकर कहती है रेणु राम जी को कि मुझे संजीव से शादी करनी है। इस पर वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, हम यहाँ के पूर्व विधायक हैं, इतने मालदार हैं, 100 एकड़ ज़मीन है, 13 दुकानें हैं नजफ़गढ़ में, 3-4 महंगी-महंगी गाड़ियाँ हैं, बहुत पैसा है और उसकी क्या औकात है, एक छोटे से जिम में वो कोच का काम कर रहा है। तो वो हमारे लेवल का नहीं है, तुम उसको भूल जाओ। लेकिन जो लड़की होती है उनकी सोनिया, वो मानती नहीं है और 13 अगस्त को 29 सितंबर 1998 को वो उससे शादी कर लेती है और 13 अगस्त को उसका बर्थडे होता है। तो अब ये सारी चीज़ें चलती हैं। सोनिया सब चीज़ कबूल कर लेती है कि हाँ, ये मैंने ही किया है और मैंने ही उससे मारा है। अब पुलिस के लिए एक तरीके से केस क्लियर था क्योंकि जिसने मारा है वो कबूल कर रहा है और जो हथियार है, जो रॉड से मारा गया, वो भी बरामद हो चुकी है और जो जहर की शीशी है वो बरामद हो चुकी है। तो एक तरीके से सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। लेकिन जो एसपी मान सिंह होते हैं, उनके जो सिक्स सेंस था, वो ये कह रहा था कि ये ऐसा है नहीं, ये अकेली ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ नोट करी कि वो जो रॉड थी उसका वज़न करीब 50 किलो था और जो सोनिया थी उसका भी वज़न करीब 85 किलो था। तो उनका जो एक शक था वो ये था कि ये 50 किलो की रॉड को काफ़ी ऊपर उठाया जाएगा और उठा के तब सर पे मारा जाएगा, तब आदमी ख़त्म होगा। तो ये अकेली इतना इस रॉड को इतने ऊंचाई पर नहीं उठा सकती जिससे आदमी का सर फट जाए। तो ये चीज़ एसपी साहब मान सिंह के दिमाग में अटकती है और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन क्योंकि अब उसने खुद कबूल कर लिया था, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से फिर 7 दिन का रिमांड पुलिस मांगती है। तो रिमांड में फिर उससे यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि तुमने कैसे प्लान करा, क्या हुआ? तो बता दी कि मैं सहारनपुर से आ रही थी और आने के बाद मैं, जो एक उसकी छोटी बहन थी पम्मी, वो किसी कॉलेज में थी, तो मैंने उसको रास्ते में ले लिया और मैं उसको लेकर घर पे आई। घर पे आने के बाद जो रेणु राम पूनिया जी हैं वो चिल्लाने लगे कि तू इसके साथ क्यों आई है, तूने इसको वहाँ से क्यों लिया है, जिस तरह से तूने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है हमारी बिना मर्ज़ी के, यही सबक तू इसको सिखाएगी, ये भी ऐसे ही करेगी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि आज जो है या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगी, और मैं रात का इंतज़ार करने लगी और रात को मैंने ये सब कर दिया। उसके बाद मैं टाटा सूमो लेकर बाहर निकली। मैंने सोचा कि इसको कहीं खंबे से या किसी दूसरे ट्रक में इसको टकरा दूंगी और मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं बाहर रोड पर पहुंची तो मेरी हिम्मत एक्सीडेंट करने की नहीं हुई। मुझे लगा कि कहीं मैं बच ना जाऊं या हाथ पैर ना टूट जाए और मैं बच जाऊं तो मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने फिर वो
फैसला करा कि घर जाके मैं भी जहर पी लेती हूँ। और मैंने घर आकर जहर पी लिया और मैंने सुसाइड नोट लिखा। उसकी भी जो राइटिंग थी पुलिस ने मैच करवाई, तो वो उसी की राइटिंग थी। तो एक तरीके से सारी चीज़ें क्लियर थी। अब जो एसपी मान सिंह जी हैं, उनका एक क्वेश्चन लास्ट सोनिया से ये था कि संजीव कहाँ है। अब वो कहती झल्ला के बोलती है कि मुझे नहीं पता संजीव कहाँ है। अब उनको मान सिंह एसपी साहब थे, उनको जो भी डाउट था वो संजीव पर था, या उनको लगा कि इसका कोई और अफेयर है, उसकी वजह से कोई और लड़का इसके साथ होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो साथ है, ये अकेली है नहीं। अब पुलिस संजीव की तलाश में लगती है, सहारनपुर पहुंचती है। सहारनपुर जाकर उसके सब घर वालों को उठा लेती है, उस पर दबाव बनता है। तो सब जो घर वाले की जब उनकी पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, थोड़ा टाइट लेती है, तो वो बताते हैं कि वो पानीपत में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ था। अच्छा, इसी बीच पानीपत से एक फ़ोन थाने में आता है और वो पूछता है कि सर वो हिसार केस में कितने मर्डर हुए, क्या हुआ केस का। और पुलिस कहती है तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। वो फ़ोन काट देता है। अब पुलिस क्योंकि पूरा फूक फूक के कसम रख रही थी, तो पुलिस उस कॉल की डिटेल निकालती है, तो पता लगता है वो पानीपत से है। और इधर उसके माँ बाप बताते हैं कि संजीव जो है पानीपत में है, तो पुलिस जाकर उसको वहाँ से पकड़ लेती है, उसको उठा लेती है। अब उसको उठाने में ये जो बीच का टाइम था, करीब 1 महीने बाद संजीव पुलिस के हाथ लगता है, एसपी मान सिंह जी के। और अब वो पुलिस की कस्टडी में था। अब यहाँ पर जो पुलिस की सोच थी कि इसके पास 1 महीना था सोचने का, प्लानिंग करने का कि मुझे पुलिस को क्या बताना है। तो पुलिस की जो थ्योरी ये थी कि अब इसको 3rd डिग्री देकर, पीट कर, ये चीज़ें सही उगलेगा नहीं, क्योंकि इसने पूरी तैयारी की हुई है। तो पुलिस इसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला करती है। तो एक वहाँ पर डॉक्टर होती हैं रजनी गांधी। तो रजनी गांधी जी को ये काम सौंपा जाता है कि ये अपराधी है और उनको पूरी कहानी उनको पहले से पता होती है। तो उनसे कहा जाता है कि आप इनका जो है लाइव डिटेक्टर चेक करिए। अब संजीव को वहाँ पहुँचाया जाता है और संजीव को का जो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब संजीव उसकी जो पूरी कहानी बताता है, वो कहता है कि मैं और मेरी पत्नी सोनिया, हम सहारनपुर से हिसार के लिए अपनी गाड़ी टाटा सूमो से निकले। निकलने के बाद हमने रास्ते से फिर पम्मी को लिया। हम कोठी पर पहुँचे। मैं सीट पर पीछे लेट गया, जो चौकीदार देख ना सके कि गाड़ी के अंदर मैं हूँ, और मैं गाड़ी में लेटा रहा। और हमारा जो प्लान था वो अलग था कि पहले हमने जहर की शीशी, कुछ पटाखे और कागज़ और रिवाल्वर और करीब 40 कारतूस, ये सारी चीज़ें लेकर वो सहारनपुर से ही प्लानिंग करके चले थे कि आज जो है पूरे घर को ख़त्म करना है। तो संजीव बताता है कि वो गाड़ी में लेटा रहा। अब रात 12 बज गए, तो उनको ये मौका नहीं मिला कि वो उस खाने में जहर मिला दें और ये सब मर जाएं, क्योंकि जो उसका बर्थडे था 13 अगस्त का, तो 13 अगस्त को उनका मौका ऐसा लगा नहीं, क्योंकि किसी ने बाहर से खाना मंगा लिया, दूसरे ने जोमेटो से, अलग अलग चीज़ों से सबने अलग अलग अपनी पसंद का खाना मंगा लिया और सब उसको खा गए। अब उसको लगा कि जब केक कटेगा सब साथ होंगे, और उस टाइम जो शोर होगा, सोनिया पटाखा छोड़ेगी और मैं रिवाल्वर से गोली मारूंगा। तो जैसी पटाखे की धमाके की आवाज़ होगी उसकी, छोटे से बम की, उस बम के साथ ही फायर करना है। ये हमारी पूरी प्लानिंग थी और इस तरीके से हमें उन सबको मारना था। लेकिन हुआ ये कि जिस टाइम केक कटा, उस टाइम पर भी सब मौजूद नहीं थे। कोई ऊपर था, कोई नीचे था, कोई इधर था। हमने सोचा कि अगर एक को मारा, फायर की आवाज़ गई, कहीं ऐसा ना हो कोई भाग जाए। तो वो प्लान भी हमारा फेल हो गया। अब हम रात का इंतजार करने लगे और सोचने लगे दोनों प्लान फेल हो गए, अब कैसे करें। फिर हमने जाकर फिर यही सोचा कि अब जाकर देखते हैं ऊपर रेलू राम पुनिया को। तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो स्टोर में आते हैं और वहाँ उनको एक रॉड मिलती है। तो फिर वो रॉड से इस तरीके से मर्डर सबका करते हैं बारी बारी से। 8 मर्डर वो करते हैं। 8 मर्डर करने के बाद में वो पिक्चर देखते हैं, क्राइम सीरीज देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं उसमें। उसके बाद वो फिर टाटा सुमो में दोनों बैठते हैं। वो पीछे की सीट पर लेट जाता है संजीव, सोनिया गाड़ी चलाती है। और हिसार बस स्टैंड पर वो आत्महत्या करने के लिए नहीं आई थी, जो उसने पुलिस को बताया था कि मैं ट्रक में मारूंगी। वो आई थी बस स्टैंड पर अपने पति संजीव को छोड़ने के लिए। अब उसने छोड़ दिया और वापस घर जाती है।
और फिर घर जाकर वो जहर खा लेती है, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी वो उसी हिसाब से खाती है जो वो मरे ना। और इस हिसाब से खाती है कि इस टाइम दूध वाला आएगा, इस टाइम जो बस बच्चों की जो वैन आएगी और वो मुझे देखेंगे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो क्वांटिटी इस तरीके की और टाइमिंग वो वही चुनती है कि जो फ़ौरन मतलब मैं हॉस्पिटल में मुझे लेकर चले जाएँ। और वो होता भी ऐसा ही है, उसकी प्लानिंग एकदम सटीक होती है। इधर संजीव वहाँ से गायब हो जाता है, वो वहाँ से बस में बैठता है और बस से आगे जाके वो कैब करता है और वो पानीपत अपने रिश्तेदार के पास चला जाता है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद में अब पुलिस के पास सारी चीज़ें थी, संजीव था, सोनिया थी, रॉड थी। उस रिवॉल्वर का पता करा जाता है तो वो बताता है कि रिवॉल्वर हमने वहाँ पे दबा रखी है, खेत में, वहीं कोठी के पास। पुलिस उसको बरामद करती है। फिर रजनी गांधी उससे पूछते हैं कि वो कपड़े कहाँ हैं जिनसे तुमने जब हत्या करी तुम्हारे ऊपर भी छिटाई होंगी। तो उसने बताया कि वो हमने इस तरीके से जला दिया और जलाने के बाद हमने जगह वहीं पर दबा दी। पुलिस उनको बरामद करती है और उन कपड़ों की जो राख होती है उसको लेती है, उसका टेस्ट कराती है। अब पुलिस के पास सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस उनको कोर्ट में जाकर सबमिट करती है। तो वहाँ पर क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने अपने मुँह से बता दी थी, लेकिन फिर भी सबूत तो चाहिए कोर्ट को। तो वो कोर्ट के सामने ये सारे सबूत रखते हैं। जो उनका वकील होता है सोनिया का, संजीव का, वो कहता है कि ये तो यहाँ पे थे ही नहीं, ये तो सहारनपुर थे। अब जो वकील इधर की साइड का होता है वो ये साबित करता है कि जो बर्थडे की प्लेट थी उस पर देखो इनके फिंगरप्रिंट हैं, जो इनके मोबाइल का जो डिटेल है वो उधर की हैं। दूसरा, वो रॉड, उस पर फिंगरप्रिंट है जो 50 किलो की जो संजीव ने अपने हाथों से मारी थी। वो रिवॉल्वर वहाँ से बरामद होती है, उसकी गोलियाँ बरामद होती हैं, वो जहर की शीशी, वो सारी फिर कोर्ट में दिखाई जाती हैं जो उसको सज़ा के लिए। तो उसके बाद फिर सज़ा निश्चित हो जाती है कि भाई ये अपराधी साबित हो चुके हैं। करीब 160 पेज का जजमेंट उसका आता है। उसमें सामने वाला वकील ये भी बोलता है कि जिनके एक छोटा सा बच्चा है, आप उसके लिए इनको कम से कम सज़ा दें। लेकिन जज ने इसमें सही तरीके से फैसला किया। वो कहते हैं कि इन्होंने 8 कत्ल करे, 65 साल से लेकर एक छोटी बच्ची तक जो अभी डायपर में थी, जिसमें 3 बच्चे थे, बुजुर्ग थे। इन्होंने किसी पर रहम नहीं करा, तो ये भी किसी तरीके से रहम के काबिल है नहीं और इनको सजाए मौत दी जाती है। तो उनको सजाए मौत दी जाती है 31 मई 2004 को, और उनकी फांसी जो डिक्लेयर होती है, 165 पन्नों का जजमेंट आता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं दोनों। हाई कोर्ट में फिर उनकी जो दोबारा से पूरी सुनवाई होती है। फिर वही जो उनका एक बेटा होता है उसी की दलील वकील सामने रखता है कि जी इनका छोटा सा बच्चा है, पूरा खानदान तो इनका पहले ही मर चुका है, उस बच्चे को कौन पालेगा, कैसे होगा। तो हाई कोर्ट उसको उम्र कैद में तब्दील कर देती है। अब फांसी से वो वापस उम्र कैद में आ गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इधर का पक्ष अपील करता है कि जी ये उम्र कैद के लायक नहीं है, इनको फांसी होनी चाहिए। जिन लोगों ने 8 आदमियों को ख़त्म कर दिया और उसका इन्हें कोई अफसोस नहीं है एक दौलत के लिए, उसको इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर सोनिया के बयान दर्ज होते हैं दोबारा से। तो वो कहती है कि देखो, जो मेरे पापा थे उन पर ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। वो पहले कोई ट्रक छोटा काम करते थे दिल्ली के नजफगढ़ में। उस काम करने के बाद में फिर वही कच्चे तेल का कोई उनको बिजनेस मिलता है, उसके साथ वो किसी के साथ पार्टनरशिप में वो कच्चे तेल का बिजनेस करते हैं। उससे फिर वो इतना कमाते हैं, उनके पास 100 एकड़ ज़मीन, 13 नजफगढ़ में दुकान, 3 महंगी कारें, फरीदाबाद में कोठी। जो फरीदाबाद की कोठी भी वो उस लड़की के नाम कर चुके होते हैं, उस सोनिया के नाम, और उसको खर्चा भी दे देते वो। लेकिन उसको ये डाउट था कि ये सुनील को दे देंगे सारी प्रॉपर्टी। सुनील को ये डाउट था कि सोनिया को दे देंगे सारी प्रॉपर्टी। दोनों भाई बहनों में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, इस चीज़ को जो विधायक है वो भी क्लियर नहीं करते थे, मैं किसको दूंगा या दोनों को दूंगा या बराबर दूंगा। तो वो भी इस चीज़ को बताते नहीं थे। लेकिन उनके बीच में एक खाली उसके दिमाग की ये उपज होती है सोने की, ये सारी प्रॉपर्टी उसको दे देंगे, जो फरीदाबाद की एक कोठी है, उससे मेरा क्या होगा। तो वहाँ पर ये सारी दलीलें वो देती है कि किस तरीके से इन्होंने, फिर जब इन पे इतने पैसे हो गए तो फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन में एक इनका नारा था कि रेलू राम की रेल चलेगी, बिना तेल बिना पानी के चलेगी। तो ये बड़ा मशहूर हुआ, लोकल लोकल नारा था ये। तो वो निर्दलीय जीते थे। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें होती हैं, लेकिन सारी दलील सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद को फांसी पर तब्दील कर देती है कि इनको फांसी ही होनी चाहिए। अब फांसी की होने के बाद वो जेल चले जाते हैं और वो उनका इंतज़ार होता रहता है कि कब फांसी होगी।
इसी बीच में एक जजमेंट आता है कि जिन लोगों की फांसी हुई हुई है और उनको फांसी हुई नहीं है अभी तक, और ऑर्डर फांसी के हो चुके हैं, और किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 2 साल हो गया है, वो लोग जेल में ही बंद हैं। तो एक नया कानून और एक अपील आई वहाँ पर कि सर, जिनको फांसी का ऑर्डर हो चुका है उनको फांसी आपने क्यों नहीं दी? आपको उन्हें फांसी दे देनी चाहिए थी फ़ौरन, क्योंकि अगर वो 1 साल से उनको फांसी नहीं हुई है तो वो रोज़ मर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, हो सकता है सुबह को फांसी हो जाए। जिसको फांसी का ऑर्डर कोर्ट से हो चुका है, तो हो सकता है सुबह को फांसी हो जाए, तो उसका 1 साल, 2 साल, 6 महीने उसके इसी दहशत में कट रहे हैं कि वो हर रोज़ मर रहा है, हर रोज़ उसकी मौत हो रही है। कोई भी पुलिस वाला उसकी तरफ बढ़ता है तो उसको ये लगता है कहीं ये मुझे फांसी देने के लिए ना आ रहा हूँ। तो एक तरीके से कोर्ट को ये चीज़ बताई गई कि एक इमोशनल अत्याचार उस पर हो रहा है और वो रोज़ मर रहा है, उसको पता नहीं कितनी हज़ारों फांसी हो चुकी हैं एक तरीके से। तो उसकी समझ में ये चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये जितनों को भी फांसी हो चुकी थी, और जो उसका एक टाइम पीरियड देखा जाता है कि इतने साल से इतने महीने से जितनों को फांसी हो चुकी है, उनकी फांसी को वापस उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। ऐसे 14 लोगों को फांसी के ऑर्डर थे, जिसमें ये 2 भी थे, सोनिया और संजीव। तो उसका फ़ायदा इनको भी मिलता है, और ये आज भी जो पंजाब की अम्बाला जेल है उसके अंदर है दोनों, और वहीं पर ये अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक सगी बेटी अपने सगे बाप, सगी माँ, सगे भैये, सगे भतीजे, सबको एक प्रॉपर्टी के लिए, दौलत के लिए, सबको उसने बड़ी बेरहमी से और बड़ी क्रूरता के साथ एक प्लान बनाकर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद कैसे एसपी मान सिंह जी ने सारी चीज़ें देखी, और कबूलनामे के बाद भी उनको ये तसल्ली नहीं हुई कि इसने अकेली ने मारा है, क्योंकि मानना ये होता है कि जो भी है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने अपने हाथों से मारा, एक 50 किलो की रॉड पर, जो उनका ऐसा दिमाग में उनके बात आई कि ये 50 किलो की रॉड अकेली इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर नहीं उठा सकती जो सिर फूट जाए दूसरे का, और वो भी 8 बार। 8 बार कैसे उठाएगी, और फिर उसको फिर नीचे कैसे लेकर जाएगी, और उसको फिर ऊपर कैसे लाएगी? तो ये सारी चीज़ें एसपी साहब के दिमाग में आई, और इस चीज़ पर उन्होंने काम करा। और जो उसका साथीदार था, हत्यारा था, संजीव, उसको भी फिर उन्होंने अरेस्ट करा, और उसको भी उन्होंने फिर फांसी की सज़ा और फिर वो उम्र कैद सारी चीज़ें दिलाई। तो इसमें पुलिस के ऊपर इतना दबाव कि सारा गांव वहीं पर, ऐसा कोई मेरे ख्याल से बहुत कम केस होंगे, या मैंने ऐसा कोई सुना नहीं है कि घर पर ही पोस्टमार्टम हो रहा हो, घर पर ही क्रियाक्रम हो रहा हो। इस कहानी में सारी चीज़ें ऐसी थी कि सारे दबाव होने के बाद पुलिस अपना काम करती है और सही अपराधी को उनकी सही जगह पहुंचाती है। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव और विचार दें, और कल किसी दूसरी वीडियो और दूसरी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।